Hello students, so next we will start about ionization enthalpy or ionization potential. Okay, ionization enthalpy का मतलब होता है कि मान लो ये आपके पास एक शेल है, ओके, बीच में न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, कुछ फोर्स ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके। तो अगर हमें यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ एनर्जी इस मॉलिक्यूल या इस एटम में देनी पड़ेगी, तब जाके जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हुई उसका मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या विच इज नीडेड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड, यानी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए या मिनिमम अमाउंट में जो एनर्जी हमें चाहिए, और वो एटम कैसा होगा, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्यों? क्योंकि हमें अकेला मिलना चाहिए वो एटम। अगर वो सॉलिड स्टेट में मिलेंगे तो हम उनको इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, फिर वहाँ से कैटायन मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ओके। तो जो एनर्जी चाहिए हमें उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। और इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं या डेल्टा आई एच से, ओके। यूनिट्स क्या हो सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के, किलो जूल पर मोल, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसका वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम। तो इसको जो है किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो वैल्यू आ जाएगी 96.472 किलो जूल पर मोल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, ओके। आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है पर एटम का, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी किलो जूल में वैल्यू आएगी 96.472 किलो जूल पर मोल। फिर बात आती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज की, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ओके, जब एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी, है ना। जो एनर्जी हमें लगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। फिर इस एम पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। और M2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी हम देंगे उसको थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। तो इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। यानी एक के बाद दूसरी जो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, ओके, सक्सेशन में और सक्सेशन में दे रहे हैं, है ना, वन आफ्टर दी अदर। तो ये हमेशा याद रखना कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो वो जो M पॉजिटिव का चार्ज है वो बड़ा होता जाएगा, वो और जब न्यूक्लियस का चार्ज बड़ा होता जाएगा तो वो क्या करता जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन को और मजबूती से पकड़ने की कोशिश करेगा। जब ऐसा होगा तो जो सेकेंड एनर्जी हम अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू फर्स्ट, ओके। और उसी तरह से थर्ड एनर्जी जो है हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका अगर कंपैरिजन देखें तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू सेकंड और एज कंपैरिजन टू फर्स्ट, ओके। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी एज कंपैरिजन टू सेकंड, और थर्ड सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज बड़ा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वो और मजबूती से उन इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने की कोशिश करता जाएगा, ठीक है।
अगर इसको आप मैं डायग्राम की तरह समझाऊं तो ये देखो, ये मान लो इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में पहले ये इतने इलेक्ट्रॉन थे, ओके। ये फिर जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा हो जाएगी। फिर जब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को वो और मजबूती से पकड़ लेगा, क्योंकि उसको अब कम एरिया बचा कवर करने के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, ज़्यादा लग रही है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट या सेकंड। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। तो फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज का। जितना बड़ा एटॉमिक साइज है ना, जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज करता जाएगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। क्यों? अब देखो यहाँ पे ये एक एटम है, ओके, और ये एक एटम है। तो आप मुझे बताओ किस में से सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा? ऑब्वियसली बड़े वाले से। क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियस की पकड़ इस पे कम होगी एज कंपैरिजन टू इस न्यूक्लियस की, है ना। तो इसलिए जितना स्मॉलर साइज उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, जितना बड़ा साइज उतनी कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और वो इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बड़ा साइज एटम का उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज में भी सेम ही है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे जो है इन्वर्सली रिलेशनशिप नहीं है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है आयनाइजेशन एंथैल्पी और न्यूक्लियर चार्ज के बीच में, ठीक है। और एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी में इन्वर्सली रिलेशनशिप था, ओके। और नेक्स्ट है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं एक एटम बना देती हूँ, ओके। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल वाले, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, ये अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एज अ स्क्रीन काम करते हैं, ठीक है। किसके? न्यूक्लियस से। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन तक नहीं पहुंचने देंगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे शील्ड, एज अ शील्ड काम करना स्टार्ट कर देंगे। एक पर्दा सा लगा देंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में, ऐसे, ठीक है। इस तरह से पर्दा सा बन जाएगा। तो इन वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस की पकड़ या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी उतना इजीली इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा। यानी कि हमें एनर्जी बहुत कम देनी होगी जब भी ये स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा या शील्डिंग इफेक्ट लगेगा, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यानी कि जो पेनिट्रेटेड, जो पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट में देख लो कि किस में सबसे ज़्यादा लगेगा। तो आउटर शेल जो होंगे तो एस का सबसे ज़्यादा, पी का सबसे कम, फिर डी का उससे कम, फिर एफ का सबसे कम। स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल रही हूँ। एस का सबसे ज़्यादा लगेगा, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ पे, है ना। एस पे, क्योंकि एस जो है अंदर होगा, ओके। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी ज़्यादा कम एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, जो इनर क्लोजर जो एटम होंगे, क्लोजर ऑर्बिटल जो होंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज कंपैरिजन टू आउटर मोस्ट। अब ऐसा नहीं होता है, एस के जो है स्फेरिकल शेप होती है तो वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं। अब पी में जो है आप देख रहे हो न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस से थोड़े दूर चले जाएंगे क्योंकि ये लोब हैं।
और डी में क्या है, फिर से इस तरह से बिखर जाएंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, है ना। तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर दूर जाते जा रहे हैं। एस में तो थोड़े नज़दीक ही हैं, है ना, क्योंकि उनकी स्फेरिकल शेप है। तो इसीलिए जो है एस में से जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स निकालना एज कंपैरिजन टू पी, देन डी एंड एफ में तो 8 लोब्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे तो ज़्यादा ही क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन एस में सबसे ज़्यादा, पी में फिर कम, फिर डी में और एफ में सबसे कम। तो इसी तरह से जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मोर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि एस में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी कि आपने पिछले सेकंड यूनिट में भी पढ़ा होगा कि फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस होती हैं वो मोस्ट स्टेबल होती हैं। तो उसी तरह से जैसे ये हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, उनसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत टफ हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे लिखा भी है, ग्रेटर द सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मोर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपको कहीं पे भी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाई देती है तो वो आयनाइजेशन एंथैल्पी वहाँ पे ज़्यादा लगेगी। ओके, तो ये तो थे कुछ फैक्टर्स। अब बात करेंगे हम पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन कैसी आती है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट अगर पीरियोडिक टेबल में चलें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो तो वही रहेगा, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। क्या करेगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एंथैल्पी में डायरेक्टली रिलेशनशिप है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या करती जाएगी? इंक्रीज करती जाएगी। और डाउन द ग्रुप अगर जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाएगा, और ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इन्वर्सली रिलेशनशिप है। ओके, और अगर हम स्पेसिफिक बात करें अलॉन्ग अ पीरियड एंड, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। सेकेंड पीरियड में लिथियम टू नियॉन तक वैसे तो क्या होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बीच में जो है नहीं इंक्रीज करती, वो चेंज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेरिलियम और बोरोन के बीच में जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, बोरोन एटम में 2p1 होता है और बेरिलियम में 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो आपको पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो इसीलिए जो है नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है एक्सेप्शनली एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, और बेरिलियम की बोरोन से। बेरिलियम पहले आ जाता है, बोरोन बाद में। तो ऐसे तो बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, बेरिलियम की कम, बट यहाँ पे बेरिलियम की ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी और बोरोन की कम। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 2s2, और यहाँ पे 2p1 होती है वैलेंस शेल की, तो इस 2p1 वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है। उसी तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऑक्सीजन की यहाँ पे कम होती है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में हाफ फील्ड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसको रिमूव करना यहाँ से इजी हो जाएगा। ओके, और ग्रुप की बात मैंने कर दी आपको, ग्रुप का बता दिया कि ग्रुप में कैसे डाउन द ग्रुप अगर जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता जाता है, एटॉमिक साइज। ओके, और नंबर ऑफ द एनर्जी शेल भी इंक्रीज करते जाएंगे। इसीलिए जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, और आपको जो है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती जाएगी, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए इन दो फैक्टर को मिला के जो नेट रिजल्ट होता है वो डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ग्रुप में। ओके,
तो यहाँ पे ये दिया भी हुआ फर्स्ट ग्रुप का लिथियम सोडियम पोटाशियम, तो यहाँ पे डाउन डाउन जाती जा रही है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, that's all about your ionization enthalpy. Next will be electron gain enthalpy. Okay, thank you.